हेलो फ्रेंड्स। आज का ये वीडियो G20 समिट पर है। G20 के क्या मायने हैं इन्वेस्टर्स के लिए, क्या मायने हैं इंडिया के लिए, क्योंकि कोई भी चीज जो हिंदुस्तान को इफेक्ट करती है पॉजिटिवली या नेगेटिवली, वो स्टॉक मार्केट को भी इम्पैक्ट करती है। और दोस्तों, जो लोग इन्वेस्टर्स हैं वो जानते होंगे कि वो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज है इकोनॉमिक एनालिसिस। और जब आप इकोनॉमिक एनालिसिस करते हो तो अपने देश की पल्स को असेस करने की कोशिश करते हो, किसी पास्ट डेटा के बेसिस पर या फिर कोई ऐसे घटनाक्रम को एनालाइज करके जो अभी हो रहा है, करंट में हो रहा है, और उसका इंप्लीकेशन नियर टर्म, शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में हो सकता है। तो दोस्तों, G20 सिर्फ भव्यता और लाइट्स, इन सब चीजों के बारे में नहीं है। जो साज सज्जा हम देख रहे हैं बहुत सारे न्यूज चैनल्स में कि G20 का ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, किस तरीके से रोड्स को चमकाया जा रहा है, कैसे लाइट्स लगाई जा रही है, तो G20 सिर्फ इसके बारे में नहीं है। G20 के और भी बड़े गहरे मायने हैं। तो इसी वीडियो में आज हम डिकोड करेंगे वो क्रिटिकल पॉइंट जिसपे G20 निर्धारित है, जो कि इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। यानी हम इसके एजेंडे को ब्रेक डाउन करेंगे एक इकोनॉमिस्ट और एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए दोस्तों, इसको समझते हैं और कौन से वो की पॉइंट्स हैं जो G20 लेकर आया है इंडियन इकोनॉमी के लिए। तो दोस्तों, ये जो G20 है, ये 9 सितंबर से शुरू हो रहा है, जो कि आज का दिन है। और इसका जो थीम रखा गया है वो रखा गया है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और इस फोरम को यूज किया जा रहा है टू डिस्कस 3 इंपॉर्टेंट एरियाज। पहला, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंटल नीड्स। और ये किसकी नीड्स होंगी? ये है ग्लोबल साउथ की। और वहां पर एक बड़ी स्ट्रेटेजिकली हमारे प्रधानमंत्री ने यूक्रेन रशिया से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, मैटर्स को ना डिस्कस करने का एक आह्वान किया है इस G20 समिट में। क्योंकि उन्होंने कहा है कि इस तरीके के इश्यूज, वॉर रिलेटेड इश्यूज, को इस टाइप के समिट में डिस्कस नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके लिए तो यूनाइटेड नेशंस है। तो स्पेसिफिकली 3 पॉइंट्स पे ये फोकस करेगा: फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंटल नीड्स। तो यहाँ 3 इंपॉर्टेंट एजेंडाज। पहला, रिफॉर्म ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। दूसरा, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ सॉवरेन डेट। और तीसरा, एडिशनल क्लाइमेट फाइनेंसिंग। तो चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं, ठीक है। मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स के बारे में आपने सुना होगा। ये वो बैंक्स हैं जो डेवलपमेंट के लिए लोन देते हैं। लेकिन जब से पुराना ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तब से बड़े ही स्ट्रिक्ट तरीके के कैपिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क बने थे, जिसको कहते थे CAF। और उस टाइम से बहुत ही कंजर्वेटिव अप्रोच रख के बैंक्स लेंडिंग करते थे। तो दोस्तों, G20 समिट में ये कहा जा रहा है, ये प्रपोजल रखा जा रहा है कि थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करिए अपनी बैलेंस शीट को और थोड़ा सा फ्री करिए लोन्स, थोड़े से लोन्स को और दीजिए और अपने कैपिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क को थोड़ा सा नरम करिए। नरम करिए का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा रिजर्व में आप अपना पैसा ब्लॉक मत कीजिए, जरा रीस्ट्रक्चर करके देखो और देखो कि क्या आप फ्री कर सकते हो कुछ ऐसा पैसा जो अदरवाइज आपने नॉर्म्स के तहत ब्लॉक कर रखा था। तो पैसा जब रिलीज होगा तो वो ग्लोबल साउथ की तरफ डाइवर्ट हो सकेगा, जो कि आज के टाइम पर नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला मुद्दा तो यहाँ पर ये रखा गया है। और इसी के अंदर एक बहुत अहम चीज है जिसको आपको समझना चाहिए कि रिस्क वेटेड एसेट्स, कुछ ऐसे अच्छी क्वालिटी के रिस्क वेटेड एसेट के अगेंस्ट जो रिजर्व्स क्रिएट किए गए हैं, उनको रिलीज करो। अगर इस तरह से होता है तो AAA क्रेडिट रेटिंग खराब नहीं होगी और एक एडिशनल मनी जो कि करीब करीब निकल के आता है $80 बिलियन एक साल में
रिलीज किया जा सकता है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट और अहम ये पॉइंट है जो G20 समिट में आगे लेके आया जाएगा। इसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है G20 नेशंस का। आगे देखना होगा कि किस तरीके से ये एजेंडा अपना रूप लेता है। दूसरी चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी चाहिए कि इसके अंदर ये देखा जा रहा है कि जो दिसंबर 2023 में इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की 16th जनरल रिव्यू ऑफ कोटा होने वाला है, एक मीटिंग होने वाली है, उसमें कह रहे हैं कि इसको थोड़ा सा रिव्यू करिए और कोटा परमानेंट रिसोर्सेज जो होते हैं IMF के, हाँ, जो IMF रिलीज करता है अपने रिसोर्सेज को, उसमें जरा सा इमर्जिंग मार्केट्स का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाइए। इमर्जिंग मार्केट्स या डेवलपिंग कंट्रीज, और हमारा देश भी एक इमर्जिंग मार्केट में आता है, तो इस चीज को भी बढ़ाने का एक प्रपोजल रखा जा रहा है। लेकिन समस्या एक आ रही है यहाँ पर, वो है चाइना की। ठीक है, अब चाइना क्या कह रहा है कि क्योंकि इस तरीके के थोड़े जियो पॉलिटिकल टेंशन आजकल चल रहे हैं, तो चाइना की कारण इस तरफ ज्यादा थोड़ी दिक्कत आ सकती है। कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि आपका जो जो ये कोटा इंक्रीज करने की जहां तक बात है उसको आगे बढ़ावा ना मिल पाए। ठीक है, तो दूसरी चीज हो गई ये। अब तीसरा इंपॉर्टेंट एजेंडा और जो इंपॉर्टेंट की बिंदु है इस G20 समिट का, वो है कि डेवलपिंग कंट्री रिफॉर्म देखना चाहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। वो चाहते हैं कि हमें भी इक्विटेबल और रूल बेस्ड एक्सेस मिले वर्ल्ड ट्रेड में। ठीक है, तो अभी कुछ टाइम से क्या हो रहा था कि कुछ हमारी कंट्रीज काफी नाखुश थी, काफी थोड़ा दुखी थी, परेशान थी कि ये जो EU कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म आया है, और जिसको कहते हैं आप कार्बन टैक्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो जो मतलब ये कार्बन रिलीज करने के लिए जो एक्सेसिव टैक्स लगाया जाता है डेवलपिंग नेशन पे, उसके अगेंस्ट एक कंप्लेंट इंडिया ने भी फाइल किया था WTO को कि भाई ये जो टैक्सेशन है ये हमारा कम किया जाए। तो इस एजेंडे को भी देखते हैं किस तरीके से हिंदुस्तान आगे रख पाता है। तो देख रहे हैं दोस्तों कितने इंपॉर्टेंट हैं ये एरियाज जिसके अराउंड बहुत सारे डिस्कशन होंगे। पहला सेगमेंट तो रहा ये, करते हैं सॉवरेन डेट रीस्ट्रक्चरिंग की। ठीक है, तो इसमें क्या बात है कि G20 ने ये कोशिश किया है कि हम जो सॉवरेन डेट को रीस्ट्रक्चर करें, यानी जो डेट ले रखा है कंट्रीज ने उसको रीस्ट्रक्चर करने का एक प्रपोजल आगे लाके रखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे बहुत सारी पिछले समय में मीटिंग्स हुई, बहुत सारे डेलिब्रेशन हुए, उसमें क्या किया जाता है कि बताया जाता है कि ये जो डेट हमें दिया गया है हमारी हमारी डेवलपिंग नेशंस को, इसको जरा दोबारा से रीस्ट्रक्चर किया जाए ताकि इंटरनेशनल जो फोकस है वो सब्सटेंशिएटिव मैटर्स के ऊपर ज्यादा रहे, ना कि पुराने डेट को ही कैरी फॉरवर्ड करने में। जैसे कि सफिशिएंट डेट रिलीफ मिले जो भी लो इनकम कंट्रीज हैं, जिनको हम कहते हैं ना ग्लोबल साउथ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो वो बेसिस पर उनको कुछ डेट में रिलीफ मिलना चाहिए, अदरवाइज वो डेट के साइकिल में ही फंसे रह जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज एक बहुत ही सिग्निफिकेंटली आगे पुट फॉरवर्ड करी जाएगी। और तीसरी चीज जो है वो है क्लाइमेट फाइनेंसिंग। अब इस पे आपको जरा बहुत ध्यान से सुनना चाहिए जो मैं आपसे कहने जा रही हूँ, क्लाइमेट फाइनेंसिंग। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि $100 बिलियन पर ईयर का एक तरीके से वादा किया गया था। ठीक है, ये कहा गया था कि हम लोग जो है $100 बिलियन एक साल में रिलीज करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज को। किस पर्पस के लिए? उस पर्पस के लिए ताकि क्लाइमेट से होने वाले जो डैमेज है इन कंट्रीज के ऊपर उसको मिटिगेट किया जाए, किस तरीके से इन कंट्रीज की रक्षा की जाए, और डेवलप्ड नेशन वो पैसा देंगे। चलिए कोई बात नहीं, क्या किया जा रहा है कि जो पैसा देंगे, ठीक है, उसमें क्या किया जाएगा, डेवलपिंग कंट्रीज को क्लाइमेट चेंज और उससे मिटिगेट करने और ट्रांजिशन की एक्टिविटीज को समझाया जाएगा। अब इसमें क्या कहा है, इंडिया ने सपोर्ट किया है कि यूनाइटेड सेक्रेटरी के जनरल प्रपोजल्स जो कि कहता है कि $500 बिलियन रिलीज किया जाए डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ताकि यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को सपोर्ट किया जाए। तो इंडिया कह रहा है
और ज्यादा बढ़ाया जाए, $100 बिलियन से $500 बिलियन तक ये इंक्रीज किया जाए, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि यूनाइटेड नेशंस के हैं, मतलब वो सबसे बड़ी पावर के, सबसे बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके तहत इंडिया अपना अपने अपनी कंट्रीज के लिए 5 गुना फंड्स को रिलीज करने के लिए कह रहा है। तो दोस्तों आप अब ये समझ पा रहे होंगे कि G20 के अंदर इस तरीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंडाज हैं जो गोइंग फॉरवर्ड हमारे देश के लिए बेनिफिशियल होंगे, हमारी कंट्री के लिए बहुत ही यूजफुल साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये डेट रिस्ट्रक्चरिंग हो जाए, ग्लोबल साउथ का भी होगा, पुअर कंट्रीज के लिए होगा, हमें भी इसका बेनिफिट होगा। इससे हमारी डेट को लेने, हमारा क्रेडिट स्कोर ना खराब होते हुए भी हमारी डेट को हमें बड़े अच्छे दामों पे मिल जाता है। ठीक है, दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्लाइमेट। अब जैसे ग्रोथ के और डेवलपमेंटल जो नीड्स हैं, आज हमारा देश किस तरीके से प्रगति की तरफ चल रहा है, तो ग्रोथ के साथ साथ जो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, जो हम एनवायरनमेंट को खराब करते हैं, तो कैसे करोगे? एक तो आप गरीब देश हैं, ग्रोथ करने के लिए आपको फंड्स चाहिए, तो क्लाइमेट को डैमेज करने के लिए अगर एक मतलब 5 गुना पैसा रिलीज करके डेवलपिंग नेशंस की तरफ आ जाए इन डेवलप्ड कंट्रीज के थ्रू, तो बहुत ही बढ़िया इसकी वजह से एक रोड मैप बन सकता है इंडिया का गोइंग फॉरवर्ड। तो दोस्तों हमने ये देखा कि G20 में आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट एजेंडाज हैं, वो अगर पास होते हैं, अब ये तो देखना पड़ेगा, एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम देखेंगे, फिर से एनालाइज करेंगे कि किस तरह से ये जो एजेंडा सेट किया गया है किस हद तक मीट हुआ, कौन सी चीजें एक्सेप्ट की गई, व्हाट आर द वेज फॉरवर्ड, उनको एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि G20 इंडियन इकोनॉमी की फंडामेंटल्स को किस तरीके से इंप्रूव कर सकता है गोइंग फॉरवर्ड। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया, G20 के की पॉइंट्स को आप इम्बाइब कर पाए, समझ पाए, तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू को भी बाहर लाना बहुत जरूरी है। इन्वेस्टर का पर्सपेक्टिव भी हर एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एजेंडा के साथ रिलेट करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे जब ये G20 समिट कंप्लीट हो जाएगा और एक और वीडियो के साथ, तब मैं आपके सामने आऊंगी। टेक केयर, गुड नाइट।